अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के तैयारी के सिलसिले में मैं सलामत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट का। और चलते हैं और क्लासरूम असेसमेंट को डिस्कस करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अगर आपने रब्ता करना हो तो मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब के जो फ्री डेमो लेक्चर्स हैं वो हमने अपने यूट्यूब चैनल में भी अपलोड किए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। तो जी स्टूडेंट्स, जो हमने अपने पहले सेशन में जो डिस्कस किया था वो हम इस चीज़ को हमने मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो हम सेशन डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टू की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास टू की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं। जी, तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है टू की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट हमारे पास कौन से हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, बताएं, आपके चैट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आपके रिस्पॉन्स का, कि कौन से हमारे पास जो मेजर टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट हैं वो कौन से होते हैं। चैट बॉक्स में जी आपके मैं इंतजार कर रहा हूँ रिस्पॉन्सेस का। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, तो देखते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों के जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। जी बिल्कुल, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास टू की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट है वो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो मुख्तलिफ तौर पे जब हम जो है ये ख़ास तौर पे जब बीएस एजुकेशन को पढ़ाते हैं या जो बैचलर ऑफ एजुकेशन को स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पहले मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर दूं ताकि जो है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास जो बेसिकली तौर पे जो क्लासरूम असेसमेंट की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली तौर पे फोर हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एक समेटिव असेसमेंट है, एक हमारे पास जो है वो है हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, लफ्ज है हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट। ठीक है, और एक है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ नंबर है वो है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो असेसमेंट है। लेकिन ये है कि जब जाहिर है अब जो हमारे पास जो स्टेडा का जो बकायदा तौर पे ऑफिशियल सिलेबस है उसमें याद रखें कि हमें जो बता दिया गया है वो ये बता दिया गया है कि भाई टू की टाइप्स यानी कि मेजर कौन से हैं। तो लिहाजा जब हम मेजर की बात करते हैं तो फिर फॉर्मेटिव और समेटिव है। यानी कि हमारे पास जो है इस लेक्चर में जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पास जो प्रीवियस बैचेस है उसमें स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमारे पास तो बुनियादी तौर पे जो क्लासरूम असेसमेंट है वो प्लेसमेंट भी है और डायग्नोस्टिक भी है। तो यस आई एग्री कि हमारे पास प्लेसमेंट भी है, डायग्नोस्टिक भी है। लेकिन जो स्टेडा की तरफ से हमारे पास टेस्ट टू की टाइप्स पूछा गया है, ये जो लफ्ज टू है और जो इसके साथ की लगाया है तो वो ऑलरेडी जो है वो बता रहा है कि फॉर्मेटिव और समेटिव है। तो लिहाजा हमने अपने कोर्स में जो प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, उसको हमने नहीं पढ़ना। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ताकि जो है हम कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बता दूं कि हमारे पास प्लेसमेंट क्या है। हमारे पास याद रखें कि हमारे पास जो प्लेसमेंट जो असेसमेंट होती है, ये मैं आपको ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्लेसमेंट असेसमेंट डियर स्टूडेंट, हमारे पास वो असेसमेंट होती है कि जिसमें आप बच्चों से प्री टेस्ट लेते हैं और उसके बाद जो है उसको किसी जगह पे प्लेस करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसकी कोई आसान सी एग्जांपल, तो आसान सी एग्जांपल ये है कि जो हमारे पास जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो एकेडमीज है ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपसे पहले जो है वो स्पीकिंग एक्टिविटी कराई जाती है या आपसे कोई छोटा मोटा ग्रामर का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्लेसमेंट जो है आपकी की जाती है और आपको रिकमेंड किया जाता है कि आया आप जो है वो लेवल टू के लिए सही हैं, बिगनर क्लास के लिए सही हैं या एडवांस क्लास के लिए सही है। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। अच्छा जी, दूसरा है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये मैंने डी लिखा हुआ है। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं और वीक एरियाज मालूम करते हैं।
जो हम स्ट्रेंथ मालूम करते हैं वो इसलिए मालूम करते हैं ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट को ये चीज़ आती है, तो लिहाजा उस पे कम मेहनत की जाए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। वीक एरियाज पे स्टूडेंट को फीडबैक और टीचर को फीडबैक मिल जाता है, तो टीचर फिर वीक एरियाज पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो सबसे पहले मैं अपनी कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दी। चलिए जी, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के जानिब कि हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा है और समेटिव असेसमेंट कौन सा है। इसको अभी हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम पहले जर्नल इसको जो है देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद फिर इसको एजुकेशन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट नजर आ रहा है कि ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द शेफ टेस्ट द सूप। अब जब शेफ जो सूप बना रहा होता है तो वो दरमियान में चेक करता रहता है 5 मिनट, उसके बाद 2-3 मिनट गुजर गए फिर चेक किया। इस चीज ये जो असेसमेंट की जा रही है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की जा रही है कि वो ड्यूरिंग द प्रोसेस किसी चीज को चेक कर रहा है। अब सूप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वो दरमियान दरमियान में चेक कर रहा है कि जो है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो बराबर है, इसमें नमक की जो है वो कितने हैं। तो वो चीज़ देखें, बार बार चेक कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस चेक कर रहा है। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि जब हमारे पास शेफ जो है वो बार बार टेस्ट कर रहा हो, एक चीज़ बन रही है, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है। चलें जी, अब आते हैं हमारे पास सबमेटिव क्या है। सबमेटिव ये है, देखें यहाँ पे जो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दी गई है, व्हेन द कस्टमर टेस्ट द सूप। अब ये कस्टमर क्या करता है, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल एंड में जाके जो है वो टेस्ट चेक करता है, और ये जो है फिर ये बताता है कि सूप वाकई मजेदार है या इसमें थोड़ी और भी मजीद बेहतराई बेहतरी की गुंजाइश है। इस चीज को कहते हैं समेटिव असेसमेंट, जब बिल्कुल एंड में की जाए और जब ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन की जाए या ड्यूरिंग द प्रोसेस की जाए, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं आपको समझा पाया हूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है और समेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है। ये तो होगी हमारे पास जर्नल एग्जांपल्स। अब आते हैं इसको एजुकेशन पे अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एजुकेशन की कौन सी एग्जांपल्स है। चलिए जी, चलते हैं। अच्छा जी, पहले आते हैं हमारे पास फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो है क्या। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी, तो स्टूडेंट देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास है क्या। Formative assessment is conducted during the teaching process। ठीक है। याद रखें कि हमारे पास ये जो आपके की टाइप वर्ड्स हैं, ये आपको सीआरक्यू में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो बात की जा रही है वो है हमारे पास ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। ठीक है। चलिए जी, आगे क्या बढ़ रहा है, ड्यूरिंग द टीचर प्रोसेस टू मॉनिटर लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, और किस लिए की जा रही है, टू मॉनिटर लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है। इट्स गोल इज टू इंप्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग while लर्निंग इज हैपनिंग। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो दरमियान में हम बार बार चेक कर रहे होते हैं सबक के दौरान, क्लासेस के दौरान, ताकि जो है हम बच्चे के बारे में जान सकें कि वो वाकई उस चीज़ को समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आपकी वर्ड्स हैं वो नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोसेस होगी, बार बार होगी। ये हमारे पास याद रखें कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये साल के 12 महीने होती है। ये इस तरह नहीं है कि भाई जून जुलाई अगस्त में जो है वो रुक गई है, तो अगर इनके स्कूल खुला है तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जारी रहेगी। ठीक है। ये सिर्फ फोकस इसका एग्जाम पे नहीं है, तो लिहाजा ये सारा साल जारी रहती है। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। यस, लाइक जैसे मंथली टेस्ट हो गए, लाइक हमारे पास जो है वीकली बेसिस पे क्विज टेस्ट हो रहे हैं, या इवन जो टीचर ने अगर एक कोर्स पढ़ाया है, एक सबक पढ़ाया है, एक टॉपिक पढ़ाया है, और सबक के आखिर में जो है वो दोबारा पूछा जा रहा है,
तो वो भी हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे। ठीक है, ये तो होगी इसकी जो बिल्कुल इजी डेफिनेशन थी वो हो गई। अब आते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू मॉनिटर लर्निंग। ठीक है, इट्स मेन गोल इज टू इंप्रूव लर्निंग। तो ये हमने पिछले स्लाइड में इसको कवर कर लिया। ठीक है, ये पहले स्लाइड को हमने कवर कर लिया। ये जो है ये हमने पहले स्लाइड में कवर कर लिया। तो लिहाजा आगे चलते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। ठीक है, चलें जी। करेक्टरिस्टिक्स सीज की सबसे जो खुसूसियात हैं वो कौन सी है कि मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली। इसकी पहली खुसूसियत ये होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये कंटिन्यूअस होगी, साल के 12 महीने जारी रहेगी। ठीक है, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब देखें, बच्चे ने जो है फर्ज कर लें कि एक टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया और फर्ज कर लें क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाया। अब जब स्टूडेंट से सवाल पूछा जाएगा, एक तो ये है कि ये जो फीडबैक है ये स्टूडेंट को उसी टाइम मिल जाता है कि आया उसको आता है या नहीं आता, नंबर वन। दूसरा, इनकेस अगर बच्चे को आ रहा है तो इसका मतलब है कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अगर बच्चा जो है वो जवाब नहीं दे रहा, तो ये फीडबैक किसके काम आता है, ये टीचर के काम आता है। यानी कि उसने जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया है वो काम का नहीं है, वो जो है सही तौर पे इफेक्टिव यूज नहीं हुआ, और जो है बच्चे को नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिहाजा फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, याद रखें। मुख्तलिफ सीआरक्यूज में ये सवाल पूछा जाता है, जो स्टूडेंट जो है ज्यादातर गलतियां करते हैं वो स्टूडेंट पे फोकस करते हैं, नहीं, ये स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। ठीक है, अच्छा जी। इंकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इंकरेज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन की। वजह क्या है कि टीचर जो है वो 5 मिनट पढ़ा रहा है, छठे मिनट पे उसने सवाल कर लिया, अब जो तमाम स्टूडेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे कि अब मेरी भी बारी आ सकती है, क्योंकि रैंडम पूछा जाता है ना। तो इस वजह से एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है क्लास में। कोई भी जो जिसको कहते हैं फ्री राइडर, जो कि सिर्फ क्लास में बैठ के टाइम गुजारता है, वो बच्चे फिर जो है वो भी इसमें एक्टिव हो जाते हैं कि अभी मेरी भी बारी आने वाली है। चलें जी, आगे चलते हैं। अलाउ टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये टीचर को जो है ये हेल्प देता है। मैंने कहा ना कि जैसे मुख्तलिफ सीआरक्यूज में स्टूडेंट जो है गलती कर बैठ देते हैं, कि ये स्टूडेंट को फीडबैक देता है, ये टीचर्स को भी देता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ने जो है वो 2 नंबर लिए हैं रिटन टेस्ट में और 10 नंबर का है, ये रैंडम क्विज है जो कि कंटिन्यूअस है, वो लिया जा रहा है। अब ये 2 नंबर जो है, फॉर एग्जाम्पल 10 में से जो लिए गए हैं, ये टीचर को जो है वो सिग्नल दे रही है, वो इंफॉर्मेशन दे रही है कि आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करें। अच्छा जी, यहाँ पे एक ये चीज मैं आपको जो है कंफर्म कर लूँ कि एक बच्चे के आने से टीचर चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चे के 2% मार्क्स आए हैं 10 में से, तो उसका ये मतलब नहीं है कि टीचर चेंज करेगा। मैं यहाँ पे जब बात करता हूँ 2/10, तो इसका मतलब ये है एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लास की एवरेज 8 है, लेकिन सिर्फ इस बच्चे की 2/10 है, तो इस वजह से ये चेंज नहीं करेगा। हाँ, उसके फिर अलग जो है वो टेक्निक्स हैं कि टीचर फिर उसको ज्यादा जो है अलग से टाइम देगा, अलग से पढ़ाएगा। टीचिंग जो मेथड्स है वो फिर चेंज नहीं करेगा अगर क्लास की एवरेज मार्क्स ये हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें भी जो है वो आपको जो है वो समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, यूजली लो स्टेक्स नॉट हेविली ग्रेडेड। अच्छा, यूजली लो स्टेक्स का मतलब ये है कि ये बड़े इदारों में इसके नंबर नहीं लगते। अब जैसे हाँ, वीकली टेस्ट हो रहा है या जो है दूसरे मंथली टेस्ट हो रहे हैं, वो कोई जो है हैदराबाद बोर्ड जो है उसको अपने ट्रांसक्रिप्ट में शामिल नहीं कर रहा, सक्कर बोर्ड इसको ट्रांसक्रिप्ट में शामिल नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लो स्टेक्स, यानी कि ये जो है बड़े पैमाने पे नंबर नहीं होते, नॉट हैवीली ग्रेडेड। अगर वो ग्रेड किए भी जाएं तो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। मिसाल अहमियत तो क्लास के अंदर होती है, मतलब यानी कि ट्रांसक्रिप्ट में या जो सर्टिफिकेशन है उसमें नहीं होती। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन एंड डिस्कशनिंग ड्यूरिंग लेसन्स। अब इसके एग्जांपल्स है कि सबक के दौरान जो है वो टीचर सवाल पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये चीजें पूछेगा। या फिर शॉर्ट क्विजेज इन द मिडल ऑफ टॉपिक, शॉर्ट क्विजेज ले लिए। या फिर ग्रुप एक्टिविटीज जो है, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी दे दी और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे कितने पार्टिसिपेशन ले रहे हैं और उसके पास कितना जो है वो सबक जो है उस पर कमांड हासिल है। ये होता है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट।
ठीक है डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियर है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास बारी आती है सबमेटिव असेसमेंट की। याद रखें कि अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे जो वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, जिसको हम नोट कर लें तो हमें कभी नहीं भूलेंगे। चलें जी, इसको डिस्कस करते हैं। Summative assessment is conducted at the end of unit और टर्म। तो यहाँ पे आपने जिस पे ज्यादा फोकस करना है, ये एक वर्ड से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि बिल्कुल आखिर में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, वो यूनिट के आखिर में भी हो सकता है, वो मिड टर्म और फाइनल टर्म के आखिर में भी हो सकता है, या फिर कोर्स के हवाले से भी हो सकता है। टू मेजर ओवरऑल लर्निंग, यानी कि बिल्कुल जो मुकम्मल लर्निंग है उसका जो है उसका जो है जांच की जाती है। ठीक है, चलिए। इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स। तो ये हमारे पास जो है वो समेटिव असेसमेंट जो है वो लास्ट में की जाती है, तो लिहाजा इसके बाद फाइनल ग्रेडिंग हो जाती है, या फिर हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि इसको ये डिग्री या डिप्लोमा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा इसके जो कीवर्ड्स क्या हैं कि एट द एंड होगा, और ओवरऑल लर्निंग को जो है हम देखते हैं। क्लियर है? चलें जी, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन जो है अपने पिछले स्लाइड में इसको मुकम्मल कर लिया। ये वाला हमने पहले पढ़ लिया। अब आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स पे। अच्छा जी, आते हैं। एवेलुएट्स ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स। पहले इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स की खुसूसियात ये है कि ये जो ओवरऑल लर्निंग है, जो पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, या 11 महीने में, फॉर एग्जांपल अगर 12वें महीने में हम पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये 11 महीने की ओवरऑल लर्निंग जो है वो इसमें की जाती है। ठीक है। अच्छा जी, प्रोवाइड फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अचीवमेंट। जो हमारे पास लास्ट में जो फैसला किया जाता है समेटिव असेसमेंट की बुनियाद पे, तो उसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, यानी कि इन केस उनके जो हमारे पास जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो जिस दौरान जो पेपर्स होते हैं वो सारे जो है इसमें अचीव हो जाते हैं। कंट्रीब्यूट टू फाइनल ग्रेड्स, इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल ग्रेड में शामिल किए जाते हैं। कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक और कोर्स, ये हमेशा तब किया जाता है कि जब टॉपिक या कोर्स मुकम्मल हो जाए, तब हम इसको जो है वो कंडक्ट करते हैं। हेल्प्स मेक एकेडमिक डिसीजन, और इससे ये फायदा होता है कि हम लास्ट में डिसीजन जो है हमें मदद देती है। एग्जाम्पल क्या है? एंड ऑफ टर्म एग्जाम, जो सालाना एग्जाम है, लास्ट की जो आपके एग्जाम है, वो आपके समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट है, आपका वाइवा है, जो प्रेजेंटेशन है, या जो अभी हमारे पास जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का जो सेकेंडरी का है, उसमें जो लास्ट में आपका जो डिमोन्स्ट्रेशन है, टीचिंग डिमोन्स्ट्रेशन, उसको आप जो है समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट डियर स्टूडेंट क्या होते हैं? जो आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, या फिर जिसको हम एनटीएस कहते हैं, या फिर हैट के टेस्ट हो गए, लेट के टेस्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा इसके और एग्जांपल है कि यूनिट ऑफ रिटन टेस्ट। ठीक है, चैप्टर खत्म हुआ और उसके लास्ट में जो टेस्ट लिया जा रहा है वो आपके पास समेटिव असेसमेंट है। जी स्टूडेंट, अब आते हैं इसको थोड़े ग्राफिक्स की मदद से भी समझ लेते हैं। याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास जो चैट बॉक्स में जो सवाल आया है, इसी सवाल को मैं इसी से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि अब आपको जो सवाल है वो यहाँ से आपको जो आपने पूछा है वो यहाँ से भी आ जाएगा। याद रखें कि हमारे पास जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ इसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे। चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये है कि इसमें मॉनिटर करते हैं फॉर्मल असेसमेंट पे। अब हमारे पास एक और सवाल चैट बॉक्स में आया है, वो भी मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका मकसद क्या है? मॉनिटर करना। जबकि समेटिव असेसमेंट में हमारे पास क्या है? एवेलुएट करना। याद रखें कि जिधर जिधर हमारे पास, मैंने आपको एक बताया था तरीका,
के एक टिप्स बताई थी कि जहां पे भी लफ्ज एवेलुएट आ गया तो वहां पे आप डिसीजन लेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, जजमेंट लेंगे। अब देखें, फॉर्मेटिव में आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस चीज की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे समेटिव असेसमेंट में तो आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एवेल्युएशन कर रहे हैं। तो आप एवेल्युएशन किस चीज की कर रहे हैं, तमाम जो कोर्स उसने पढ़ा है, जो तमाम लर्निंग पढ़ी है, तो उसकी आप एवेल्युएशन कर रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ पे चूंकि आप मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर का मतलब ये है कि आप किसी के सर पे खड़े हैं और आप काम देख रहे हैं कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये जो क्विज होते हैं, रैंडम क्विज होते हैं, या ड्यूरिंग द डिस्कशन जो है वो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये आपके पास फॉर्मेटिव हो जाता है। अब जबकि इस साइड पे हम आते हैं, अब ये जो फाइनल एग्जाम है, ये फाइनल एग्जाम क्या कर रहा है, ये आपको फैसला कराता है ना कि बच्चा पास है या फेल है। तो वो क्या है, यहाँ पे देखे, दोबारा जो वर्ड है हमारे पास, जो की वर्ड है, वो क्या है, एवेल्युएट लर्निंग। एवेल्युएट क्या है, हम फैसला करते हैं, जजमेंट करते हैं। फाइनल एग्जाम के बाद हम क्या कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एवेल्युएशन हो रही है। यहाँ पे हमारा क्विज लेने का क्या मकसद है। ठीक है। अब एक क्विज तो वो होते हैं कि जो हमारे बेकायदा तौर पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होते हैं, जो बाकायदा एक पार्ट बनते हैं मार्क्स का। यहाँ पे वो वाला नहीं है। यहाँ पे ये जो क्विज का जो बात हो रही है, यहाँ पे इसको आप एज अ टेस्ट भी इसको लिख सकते हैं, रैंडम टेस्ट या क्लास टेस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, टीचर में टेस्ट उसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो क्विज का मकसद है वो ये है कि आप सिर्फ मॉनिटर करें कि टीचर ने जो 35 मिनट का लेक्चर लिया है वो इसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो समरी पे आते हैं, हमारे पास समरी क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इंप्रूव लर्निंग इन द मोमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करती है। स्टूडेंट को भी फीडबैक मिल रहा है और टीचर को भी फीडबैक मिल रहा है अपने टीचिंग मेथड का। जबकि समेटिव असेसमेंट मैयर व्हाट हैज बीन लर्न, जबकि समेटिव असेसमेंट इस बात का फैसला करता है कि टीचर ने इतना पढ़ा लिया, स्टूडेंट ने इतना पढ़ लिया, अब जो है स्टूडेंट को कितना आता है, ये चीज जो है समेटिव असेसमेंट इसको फैसला करती है। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट आज का सेशन। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है, आपके अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आप मुझसे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालेम अहमद यूट्यूब का चैनल जो है, उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें एजुकेशन कंटेंट भी आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़े होंगे जो यकीनन आपके काम आएंगे। ठीक है। तो जी, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तो आप रब्ता कर सकते हैं।